हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 6 चैप्टर है अपना एंड आखिरी चैप्टर है इस बुक का। फिर इस बुक की क्या हो जाएगी आपकी विदाई। एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है आपका, अभी तक जो आपने चैप्टर 5 में डिफरेंशिएशन सीखा, ठीक है, डेरिवेटिव निकालना सीखा, डिफरेंशिएशन करना सीखा, उस सब का एक एप्लीकेशन आप लोग देखोगे कि रियल लाइफ में किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं सर, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है, अपन लोग इसमें 3 कंसेप्ट को क्या कर रहे होंगे, मेजरली डील कर रहे होंगे। अगर हम बात करें तो जो पहली चीज़ है, पहली एक्सरसाइज दैट इज 6.1, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपका डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ मेजर, हाँ, या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बदलने पर जो दूसरी चीज़ उस पर डिपेंड होती है वो कैसे बदलती है। अगर आप जो चीज़ आप इनिशियली पढ़ते आ रहे हो अभी तक, dy ओवर dx आप ये लिखते आते थे, इसका मतलब क्या हो रहा था कि y के चेंज होने पर x कितना चेंज होगा। ये सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि हमारे आम जिंदगी में देखने को मिलेगा, या फिर आपके फिजिक्स में अगर हम बात करें इस चीज़ का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आई टेक सम एग्जाम्पल, जब भी क्लास स्टार्ट होती है तो थोड़ा मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आप लोग को किस चीज़ से रूबरू होना पड़ेगा। तो 6.1 इज ऑल अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, या डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ मेजर। 6.2 एक्सरसाइज में यू विल स्टडी अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। किसके बारे में पढ़ेंगे आप? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। And in 6.3 you study about maxima and minima. Increasing and decreasing function मतलब आप ये जानेंगे कि कोई भी फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब x की वैल्यू पे क्या हमेशा y बढ़ रहा है, या x की वैल्यू पे हमेशा y घट रहा है। तो कुछ इस टाइप के फंक्शंस को आप जानने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। तो वो भी निकालने में कौन मदद करेगा? हमारी डेरिवेटिव्स। जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हैं उसकी मदद से ही हम पता कर पाएंगे कि कोई फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है, हमेशा डिक्रीज कर रहा है। And finally, the last and most important topic, that is maxima and minima, जिससे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा, इससे पहली वाली जो एक्सरसाइजेस थी चैप्टर 5 की, या चैप्टर 5 जो था पूरा का पूरा, उससे जो क्वेश्चंस आते हैं अभी तक बोर्ड्स में जो आ रहे थे, इस साल जो आए हैं 2024 में जो आए थे क्वेश्चंस, वो थे 2 मार्क्स के आते हैं और 3 मार्क्स के आते हैं। शॉर्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का आएगा। मेजरली ये देखा गया 2, 3 और 1 मार्क्स के आपके 2 एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो करीबन आपका वहां से 5, 6, 7 मार्क्स का आता है, ठीक है जी। यहां से मेजरली हम देखें फ्रॉम द एओडी, आपका अब मान के चलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, या फिर इससे केस बेस्ड स्टडी आ जाती है, ठीक है। केस स्टडी आ जाएगी 4 मार्क्स की और एमसीक्यूज भी आएंगे, ठीक है जी। तो मैक्सिमा मिनिमा आपको बताता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज यहाँ से जो बड़े नंबर वाले क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा से आते हैं, ठीक है। जो केस स्टडी आती है मेजरली आपकी मैक्सिमा मिनिमा से आती है। ये बताता है किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो, हम हर मैथमेटिकल सिचुएशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी एक सिचुएशन है हम उसे मैथमेटिकली लिखेंगे। जैसे आप देखते हो ना, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में आप सारा का सारा क्या करते हो, हर सिचुएशन को आप एक फॉर्मूले में डाल देते हो, नहीं डालते हो। आप फिजिक्स में कुछ भी पढ़ते हो तो वहां पे क्या आता है, फॉर्मूला आता है। आपने मोशन के बारे में पढ़ा, फॉर्मूलेज आ गए, ठीक है जी। आप फोर्स के बारे में पढ़ रहे हो, फॉर्मूलेज आ गए, तो आपने फॉर्मुलेटी तो करे हो, फॉर्मूले लगा दे रहे हो। तो वैसे ही आपका क्या करते हो, आप किसी भी सिचुएशन को एक फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, देन आप डिफरेंशिएट करके उस फंक्शन को बता देते हो कि उस फंक्शन की या उस सिचुएशन की मैक्सिमम वैल्यू और उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, या वो फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें करने में आपको कौन मदद करता है? डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो कैलकुलस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसका इस्तेमाल कहाँ होता है? आपका फिजिक्स में होता है, ठीक है। आपकी जो नेचर है, फिजिक्स है, उसमें कैलकुलस बहुत ज़्यादा उपयोगी रहती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका हमारा 6.1, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, और इसी टॉपिक को हम नाम दे सकते हैं डेरिवेटिव एज
रेट ऑफ मेजर, कि कैसे हम किसी एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हम एक नया ऑब्जेक्ट या एक नई क्वांटिटी को पा लेंगे। ठीक है जी। जैसे कि आप लोगों को फिजिक्स वाले बच्चे जो हमारे पास है, साइंस वाले, उनको ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड से तुम लोग ये करना स्टार्ट कर देते हो। कॉमर्स वालों को थोड़ा ये नया लगेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ तो वैसे तुम पढ़ते हुए आ रहे हो कि अगर आप क्या करते हो, डिस्टेंस को क्या करते हो बच्चे, टाइम से डिवाइड करते हो, तो तुम्हारा क्या निकल के आता है, यहां मैं डिस्प्लेसमेंट भी ले सकता हूं, क्या ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। ठीक है, या तो स्पीड निकलता है या तो तुम्हारी क्या निकलती है, डिस्प्लेसमेंट, है तो वेलोसिटी निकलती है। क्या निकलती है, वेलोसिटी निकलती है। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है इट इज सॉर्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं, बिकॉज अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप एक्चुअल में क्या करते हो, आप ऐसा कुछ करो, तो डेल्टा टी, डेल्टा एस, डिस्टेंस को अगर मैं एस मान लूँ और टाइम को हमने मान लिया डेल्टा टी, चेंज इन टाइम और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपको क्या देता है, ये देता है आपको एवरेज वेलोसिटी। क्या देता है बच्चा आपको, एवरेज वेलोसिटी। मतलब अगर आप किसी एक पॉइंट ए पॉइंट से कहाँ तक गए हैं, किसी बी पॉइंट तक गए, तो यहाँ से यहाँ जाने में तो आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करा होगा। यहाँ 0 था, यहाँ पे आपका मान लीजिए 100 मीटर डिस्टेंस। ठीक है जी, तो 100 मीटर, 100 माइनस दिस, या फिर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना डिस्टेंस आपने कवर करा वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर हो जाएगा। टाइम, यहाँ से यहाँ तक आपको कितना टाइम लगा, वो डेल्टा टी है, चेंज इन टाइम। बात समझ में आती है। तो ये स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस है एंड दिस स्मॉल चेंज इन टाइम। अगर मैं यहाँ छोटी सी लिमिट लगा दूं, क्या लगा दूं बच्चे इसको, मैं यहाँ लगा दूं लिमिट, मैं कर दूं आपका ये जो टाइम है, ये जो टाइम है हम टेंडिंग टू क्या कर दें, 0 कर दें। क्या कर दें, टाइम टेंडिंग टू 0। बहुत छोटा टाइम के लिए हम बात करें, बहुत छोटे टाइम के लिए आप जो बात करना चाह रहे हो, देन इन दैट केस ये डेल्टा एस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ds बाई dt। सॉरी, इसको मैं ऐसे लिखेंगे डेल्टा एस डेल्टा टी। तो इसी एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, वी राइट इन दिस फॉर्म, ds बाई dt। और ये आपको क्या निकाल के देता है, ये निकाल के देता है आपको इंस्टेंटेनियस। आप क्या बोल रहे हो, मैंने अगर टाइम बहुत छोटा कर दिया, टाइम बहुत छोटा 0 कर दिया, तो इसका मतलब क्या, आप इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करो कि अगर आपकी कोई गाड़ी जा रही थी, अगर आपकी कोई गाड़ी जा रही थी, भाई साहब गाड़ी जा रही थी, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी होगी, कितनी वेलोसिटी होगी इंस्टेंट, उस पॉइंट पे, ध्यान सुनना, उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो निकालने के लिए आपको कौन हेल्प कर रहा है, ds बाई dt। ये एक्सप्रेशन कहाँ इस्तेमाल हो रहा था आपका अभी तक, डेरिवेटिव में तो इस्तेमाल हो रहा था। तो आप क्या करो, एक्चुअल में डिफरेंशिएट करोगे इसको, डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कभी भी आप टाइम से डिवाइड कर रहे हो, जब हम बोलते हैं ना रेट कहीं पे भी वर्ड आ गया तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको टाइम से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है जी, आप क्या कर रहे हो, चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट क्या है आपका, टाइम के, बदल सकती है चीजें, आपका टाइम की जगह हम कभी भी रेडियस भी ले सकते हैं, बट मोस्टली इट इज सेट फॉर टाइम। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकली, क्या निकली बच्चे मेरी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब निकली, जब मैंने किसको डिफरेंशिएट करा, डिस्टेंस को किसके रिस्पेक्ट में करा, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मुझे क्या दे रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट सी। इवन जब मैंने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपको स्टार्ट कराया था, तो वहां पे भी हमने आपको बताया था ज्योमेट्रिकली ये चीज क्या बताती है, और यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे किसको, डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो हुआ क्या आपका, when we differentiate distance with respect to time, हमें क्या मिल जाता है, we get velocity। और कैसे वेलोसिटी मिलती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है। ध्यान से समझना इस बात को। तो जितना भी हम कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सारा का सारा क्या होगा आपका,
इट इज अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो सकती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो सकता है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात चलेगी, कहाँ नहीं जाएगा बट वो होगी इंस्टेंटेनियस। बात समझ में आती है? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम पता करना चाह रहे हैं। सो आपको वेलोसिटी कैसे मिलती है? जब आप किसको डिफरेंशिएट करते हो? डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट। इन द सेम वे एक्सेलरेशन, अब ये एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब मिलता है? अगेन आपको क्या बोलता है, मैथ्स आपकी फिर से हेल्प करता है, कैलकुलस यहाँ पे हेल्प करता है। आप अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कॉमर्स वाले बच्चों समझ में आ रही बात? हाँ ठीक है। तो अगर आप एक्सेलरेशन को क्या करते हो, निकालना चाहते हो, तो आप वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को निकालना चाहते हो, तो आप वेलोसिटी को क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दीजिए। इतनी बात क्लियर है जी आपको? इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे मान लीजिए तुमने वो सुना था ना, एक इंसिडेंट हुआ अभी, ऋषभ पंत था पिछले साल जब भी ठुका था गाड़ी से, उसकी गाड़ी क्रैश कर गई थी ना, तो मैं ये जानना चाहता हूँ उससे पूरे रास्ते भर गाड़ी कैसे चलाई, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका एक्सीडेंट जिस पॉइंट पे हुआ, उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी, जब उसकी गाड़ी ठुकी क्रैश करी उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो वो कौन निकाल के देगा आपको? वेरी गुड, ठीक है। आप ऋषभ पंत से पूछना डिटेल्स, अब फिर ये डिफरेंशिएशन लगा के आप बता देना भाई तेरी वेलोसिटी इतनी थी जब तो ठुका था। क्लियर है बात? समझ में आ रही बात? सो यहां पे हमने क्या जान लिया कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो उस इंस्टेंट पे आपको क्या बता रहा है, उसके बारे में चीजें निकाल के दे रहा है। अब वो चीजें क्या हो सकती है? अगर आप डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रहा है। वेलोसिटी को कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे रहा है। क्लियर है जी बात? इसी तरीके से और भी चीजें हो सकती हैं जी हमारे लिए, जैसे कि आपका क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अब ये जो सर्कल है सर आपका, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? रेडियस होगा, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अगर मैं इसका रेडियस बढ़ाना चालू करूं, इसका रेडियस क्या करना चालू करूं, मैं बढ़ाना चालू करूं, इंक्रीज करना चालू करूं, तो क्या होगा? इसका एरिया बढ़ेगा, बढ़ेगा इसका एरिया, बढ़ेगा ना इसका एरिया, इसका सरकमफ्रेंस बढ़ेगा। जो जो चीजें आपका सर्कल से रिलेटेड है क्या है? उसका सरकमफ्रेंस और उसका एरिया। तो रेडियस के बढ़ने पे क्या हो रहा है? रेडियस के बढ़ने पे आपका क्या हो रहा है? इसका एरिया और सरकमफ्रेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। और रेडियस के घटाने पे, अगर मैं रेडियस को घटाता, यहां तो मैंने बढ़ाया था, अगर मैं रेडियस को घटाता चलूंगा तो क्या होगा? कम होता जाएगा। अब ये तो मैं क्या बोल रहा हूं, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बोल सकता हूँ, डेल्टा ए बाई डेल्टा आर बोल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एरिया को मैं किसके रिस्पेक्ट, एरिया को देखना चाह रहा हूँ मैं, और किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ? रेडियस के रिस्पेक्ट में। रेडियस को बढ़ाने पे घटाने पे एरिया का क्या चेंजेस आ रहा है, तो मैं उसे बोलूंगा डी ए बाई डी आर से डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं? डी ए बाई डी आर। यू आर डिफरेंशिएटिंग एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। उससे आप क्या बताना चाह रहे हो कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, आप समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेडियस था, कुछ एरिया था, ये रेडियस था, कुछ एरिया था। तो जब ये एक्टिविटी में कर रहा हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब रेडियस क्या रहा होगा 5, तो एरिया क्या रहा होगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे एट दैट इंस्टेंट निकालने के लिए? फिर से मुझे अगर क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बोलोगे ना, देन इसका मतलब होता है डी ए बाई डी टी होता है। क्या होता है बच्चे? डी ए बाई डी टी। हम एक पर्टिकुलर टाइम पे, मैंने रेट का मतलब ही आपको बताया, रेट का मतलब ही क्या है? चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आप समय के साथ ही समय के साथ क्या बताना चाह रहे हो? उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का कितना उसमें बदलाव आ रहा है, ठीक है, वो बताना चाह रहे हो, ठीक है जी। अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, मैंने यहाँ पे अब टाइम हटा दी, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि भैया एरिया का हम चेंज पता करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, डी ए बाई डी आर। अभी डी ए बाई डी आर कैसे निकलेगा ये देखो, जैसे एरिया मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा बताओ? डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यू विल गेट, एरिया को आपने रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो व्हाट यू गेट 2 पाई
आर आपको मिल गया, मिला नहीं मिला? ठीक है जी। अब आप क्या करो, अगर आपको बोलता है कि भाई रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो बताओ एरिया कितना रहा वो इन दैट मोमेंट, तो आप क्या करोगे, आर की वैल्यू डाल दो, विल गेट द वैल्यू, आंसर आपको dA/dr मिल जाएगा। बात समझ में आती है? तो ये छोटी चीज है। ऐसी आपका वॉल्यूम के केस में हो सकता है जी, जैसे आपने क्या ले लिया, एक क्यूबॉइड ले लिया, ठीक है, या क्यूब ले लेते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। अभी डू वी हैव 3D शेप्स? तो यार ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, क्यूब है, हमारे पास क्या है, क्यूब है। मैं क्या निकालना चाहता हूं, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, बिकॉज अगर मैं इसकी क्या बढ़ाऊंगा, ए, किसको बढ़ाऊंगा मैं, इसकी साइड को बढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, बदलेगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, बदलेगा। दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आपका एरिया पे। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आपका एरिया पे। तो अगर मैं क्या करूं, आपका यहाँ पे इसका वॉल्यूम अगर मैं लिखता हूँ, वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब, तो dV/dA, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब मैं इसका साइड को बढ़ा रहा हूँगा, तो मैं पता करना चाहता हूँ कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, तो वो किसके बराबर होगा, विल डिफरेंशिएट द वॉल्यूम, विल डिफरेंशिएट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, बिकॉज मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, मैं इसके साइड को बढ़ाने पर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पता करना चाह रहा हूँ उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका वॉल्यूम कितना होगा एट दैट इंस्टेंट, एट दैट पॉइंट। तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विल गेट 3a²। और जैसे अगर आपको गिवन है ए की वैल्यू गिवन है कि ए कितना रहा है, 8 रहा है, जब 8 रहा तो बताओ, तो आप ए की वैल्यू 8 डाल दोगे तो पता चल जाएगा आपको वॉल्यूम कितना है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो आप, विद रिस्पेक्ट टू राइट नाउ आपका जो साइड है उसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो कि किसके रिस्पेक्ट में चीजें आपकी हम बात करें कि वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है जी, यहाँ अभी टाइम भी आ सकता है कि हम टाइम के रिस्पेक्ट में भी बात करेंगे, क्वेश्चन आएंगे तो और ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। फाइनल एक छोटी सी चीज मैं और आपको बता दूं, थोड़ा सा इनको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। आप में से अगर सो dy/dx क्या कहता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, एंड यहां पे y क्या है आपका बेटा, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। y कैसा वेरिएबल है बच्चा आपका, एक y इज डिपेंडेंट वेरिएबल और x कैसा वेरिएबल है यहां पे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, x कैसी क्वांटिटी, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और y कैसी क्वांटिटी है, आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी है। बिकॉज आप x को बड़ा घटा सकते हो और y उसमें पूर्ण तरीके से क्या डिपेंडेंट है। ठीक है जी, x के बढ़ने घटने पर y बढ़ेगा घटेगा। ठीक है जी, बात क्लियर है आपको। तो अगर क्या होता है, इफ x increases and y also increases, y भी इंक्रीज करता है, देन आपका जो dy/dx होता है इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है। बात समझ में आती है। अगर आपका क्या होगा, x इंक्रीज करा और उसके साथ साथ y भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, तो आप क्या बोलोगे, जो आपका dy/dx है वो क्या होगा आपका, इट इज ग्रेटर देन 0। वो क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड इफ हमने अगर x इंक्रीज कर रहा है और y क्या कर रहा है, y इज डिक्रीजिंग,
उस केस में हमारा जो dy ओवर dx होगा, जो हमारा dy ओवर dx होगा, इट विल बी लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव होगा। बात समझ में आती है? क्लियर है? तो ये एक छोटी चीज है। एंड फाइनली एक और चीज मैं आपको बता दूं, dy ओवर dx, मैं अभी बार बार आपसे एक चीज बोलता जा रहा था कि भाई अगर मेरे को क्या करना है, अगर मैं इसकी साइड बढ़ा दूं और मैं चेक करना चाहता हूं इसकी वॉल्यूम कितनी बड़ी, तो मैं क्या करूंगा, dv बाय da कर दूंगा। ठीक है, dv बाय da कर दिया। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट तो फिर मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो अगर जैसे dy ओवर dx और मैंने x की वैल्यू क्या ले ली, यहाँ पर मान लीजिए क्या ले ली, a ले ली, तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या, दिस मीन्स हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y एट किस पॉइंट पे, एट पॉइंट x इक्वल्स टू a पे। किस पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं, x इक्वल्स टू a पे चेक करना चाहते हैं। ठीक है जी। एंड लास्ट छोटा सा कंसेप्ट, इफ आपका जो y है वो किसकी टर्म में है, आपका एक t फंक्शन की टर्म में, दैट इज पैरामीट्रिक फॉर्म आपको पता है ना। एंड आपका जो x है वो किसकी टर्म में है, वो भी किसकी टर्म में है, t की टर्म में है। देन बाय यूजिंग चेन रूल, हमने प्रीवियस क्लास में आपको, प्रीवियस जो क्लास हुई थी आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म की, यहाँ पे प्रूफ करके बताया था। चेन रूल की मदद से हम लोग dy ओवर dx कैसे निकालते हैं, हम निकालते थे dy ओवर dx किस तरीके से, हम क्या करेंगे, y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे, t के रिस्पेक्ट में, एंड x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन t के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dt अपॉन dx ओवर dt, ये किसके बराबर होता है, आपका dy ओवर dx के बराबर होता है। यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन क्या होनी चाहिए, dx ओवर dt आपका शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था भाई साहब, आप जरा इस चीजों को कॉपी कर लेंगे। चलिए हम इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जो जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, इतू सा भी समझ में आया है, अच्छी बात है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो इतू से वो इतना हो जाएगा। ठीक, और ये इकलौती ऐसी एक्सरसाइज है, मतलब और भी ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर हम एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। और 3D की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको ना, यू नीड टीचर्स। ठीक है, आपको गुरुओं की आवश्यकता पड़ेगी, बिकॉज एप्लीकेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, एप्लीकेशन कर रहे हो उस चीज़ का। तो एप्लीकेशन क्वेश्चन में किस तरीके से अब आप डेरिवेटिव्स का लगाओगे, तो यहाँ पे हम आपको मदद करेंगे। बाकियों में तो आप लोग इधर उधर कॉपी करके सोल्यूशन देख के कर सकते थे, बट यहाँ पर आपको जरूरत तो पड़ती है भैया क्वेश्चंस में, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकंड। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में त्रुटि है, गलती है, क्या पर सेकंड हटा देते हैं, बिकॉज ये चीज़ देनी चाहिए थी, तभी चीज़ पॉसिबल थी। हम इस पर सेकंड को काट देते हैं। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। आपका एक क्या है बच्चे, सर्कल है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो सर्कल है भैया, अगर तुम उसके रेडियस को चेंज करोगे तो उसका एरिया भी क्या होगा, चेंज होगा, उसका एरिया भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आपसे बोलते हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस r व्हेन r इज 5 सेंटीमीटर। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट a बी द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r। ठीक है, देन a मुझे कितना गिवन है, पाई आर स्क्वायर गिवन क्या है, तो होता ही है। ए क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। आपसे क्या पूछ रहा है कि जिस, आप ये बताओ फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। तो आप डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएट करोगे एरिया को विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, डी ओवर डी आर क्या हो जाएगा आपका, कि आप एरिया आर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर डी ए बाई डी आर करो तो यहाँ पे भी क्या करोगे, डिफरेंशिएट ही तो कर रहे हो आप। तो वेरिएबल आर है, उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आर स्क्वायर का पाई तो कांस्टेंट है, पाई ऐसा रहेगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r। फिर आर का डेरिवेटिव करोगे आप, किसका करोगे, आर का, दैट इज डी आर बाई डी आर। डी आर बाई डी आर की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। बट आपसे क्या बोलता है, आपसे बोलता है डी ओवर डी आर निकालो, कब, जब आपका आर की वैल्यू क्या है बच्चे, 5 है। आर की वैल्यू क्या है आपकी, 5 है। इट विल बी 2 इंटू पाई इंटू 5, that will be 10 pi
अच्छा मुझे बताओ एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और रेडियस की क्या होती है? सेंटीमीटर। तो मेरा जो आंसर आएगा इट विल बी 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। बात क्लियर है आपको? ठीक है जी, कॉपी कर लेंगे यार इसको। इवन आंसर इन्होंने दे रखा है एनसीईआरटी में, अगर आप एग्जाम्पल में देखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दे रखा है, उसका कोई तुक नहीं बनता, गलत है वो। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट कर सकता हो, 10 पाई सेंटीमीटर आंसर विल बी देयर, या फिर आप इसी को लिख सकते हो बस, ये भी सही है। क्लियर? चलिए बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको करेंगे तो आप खुद से एक्सरसाइज के भी फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? जहां ये वर्ड आ जाए समथिंग इज इंक्रीजिंग, समथिंग इज इंक्रीजिंग, तो उसका मतलब जो तुम्हारा, और इंक्रीजिंग एट अ रेट, इंक्रीजिंग किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? 9 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको क्या देना चाह रहा है? ये आपको देना चाह रहा है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर मैं वी कंसिडर कर लूं तो डीवी ओवर डीटी दे रहा है, तो मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम में तो दे रहा है। ये तो यही तो बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, डीवी ओवर डीटी लिखोगे ना, ये तो होता है। तो डीवी ओवर डीटी बराबर क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये इसने दे दिया आपको। इसने क्या दे दिया आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। मैंने आपसे कहा था ना रेट जहां पे लिखा आएगा तो इट मींस क्या है, आप किससे डिवाइड करो? टाइम से। ठीक है जी। बट यहां पर पर्टिकुलरली उसने क्या बोला? विद रिस्पेक्ट टू क्या बोला? रेडियस बोल दिया था, तो हमने यहाँ पे आर ही लिया। बट अगर अदरवाइज आपका क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बता रहा है कि टाइम के बदलते आपका वॉल्यूम कितना बदल रहा है भैया, टाइम के बदलते आपका डीवी बाई डी आ रहा है, कितना आ रहा है? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आ रहा है। फाइन, तो हम सबसे पहले फिर रिलेट कर लेते हैं। आपसे पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या बोलता है? सरफेस एरिया को अगर मैं एस ले लूं तो आपसे बोलता है ds बाई डी फाइंड आउट करो। कब? जब आपको उसकी साइड, इसकी साइड को आप क्या मान लो? क्यूब है, क्यूब की साइड को हम क्या मान लेते हैं? x मान लो, a मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, x मान लेते हैं। चलो x कितना है आपका? 10 है। तब आप क्या निकाल के दिखाओगे? ds बाय dt निकाल के दिखाओगे। ठीक है जी, तो चलते हैं भाई वन बाय वन क्वेश्चन को करते हुए। पहले कुछ लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया, लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब and S be the surface area of a cube of side measuring x। एक ऐसा क्यूब जिसकी साइड क्या है? x है, उसके सरफेस एरिया को मैंने क्या मान लिया? हमने मान लिया उसको s, और उसके वॉल्यूम को क्या मान लिया हमने? v मान लिया। सर बात इतनी क्लियर है? ठीक है, अब तुम क्या करोगे? इस क्यूब का तुमने क्या करा बेटा? सबसे पहले वॉल्यूम ले लिया। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है मुझे बताओ? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होगा एक्स क्यूब। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए क्यूब ही तो होता है, साइड क्यूब, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। अब आपको निकालना क्या है? ds बाई डी टी निकालना। क्या निकालना है? ds बाई डी टी। अभी कैसे आया होगा? देखो आपको जो चीज निकालनी है उससे पहले वाला स्टेप दिमाग में सोचो, यार ds बाई डी टी कैसा आया होगा? जब मैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a होता है, बट हमने साइड को x लिया हुआ है, 6x स्क्वायर होता है ना। जब आपने इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा होगा, तभी तो ये ds बाई डी टी की उत्पत्ति हुई होगी। भाई आप क्या कर रहे हो? सरफेस एरिया को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हो। ये कैसे आएगा? पहले सरफेस एरिया लिख लो 6x स्क्वायर, अब डिफरेंशिएट कर दो उसको, तो 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी? 6 इंटू 2x, फिर x का होगा, ध्यान सुनना, आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। अब कुछ बच्चे अपने अलग फ्लो में चलते आ रहे, हो गया भाई 2x खत्म, वो y इक्वल्स टू x को y इक्वल्स टू x स्क्वायर होता, आप dy ओवर dx करते तो छोड़ देते इतने में चलता, बट यार टाइम के रिस्पेक्ट में है सर, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी dx बाय dt। और आपसे कब पूछ रहा है? जब x 10 है, चल x की वैल्यू तो मैं डाल दूं, ये dx बाय dt का क्या करोगे? ये तो चाहिए ना, चाहिए आपको, ठीक है। अब इसके लिए कौन मदद करेगा आपको? ये dv बाय dt। समझ में आ रही बात? तो देखो वॉल्यूम मुझे क्या गिवन है? x क्यूब। वॉल्यूम मुझे क्या गिवन है?
एक्स क्यूब। मुझे ये भी गिवन है डीवी ओवर डी गिवन है, तो ऐसा करता हूँ, मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ वॉल्यूम को। तो डिफरेंशिएट करोगे वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डीवी ओवर डी आपको क्या मिल जाएगा बच्चे? इट विल बी 3x स्क्वायर इंटू dx ओवर dt। अब देखो आपको dv बाई dt तो गिवन था, कितना बच्चा आपका 9 गिवन है, ठीक है 9 लिखा आपने, 3x स्क्वायर। ऐसा करो इस 3x स्क्वायर को यहाँ नीचे भेज दो, यहाँ भी भेज दो, चलो 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt, तो 3 से कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आ जाएगा dx बाई dt कितना आ जाएगा हमारा? इट विल बी 3 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। इसको उधर ले आओ, मैंने आपको क्या बताया था, s क्या है 6x स्क्वायर। मुझे क्या निकालना था? मुझे तो ds बाई dt निकालना था ना एट x इक्वल्स टू 10 पे, ठीक है। तो ds बाई dt कैसे निकलता है? मैंने अभी आपको बताया, पुरानी मतलब इससे प्रीवियस स्टेप पे आप जाओगे, x 6x स्क्वायर रहा होगा, उसको आपने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आ गया ds बाई dt। बट उसमें आपको dx बाई dt मिल रहा था, उसके लिए आपने क्या करा, जो आपको गिवन चीज थी उसका आपने हेल्प लिया, dv बाई dt गिवन था, आपने वॉल्यूम लिखा, उससे आपने dx बाई dt आराम से निकाल लिया, ठीक है। अब आप इस dx बाई dt की जगह लिख दो 3 बाई एक्स स्क्वायर लिख दो यार, तो इट विल बी ds बाई dt कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12x, dx बाई dt कितना हो जाएगा बच्चे? 3 बाई एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, फाइन। अब मैं वैल्यू डाल देता हूँ, मुझे क्या फाइंड आउट करना था? ds बाई dt कब? जब मेरा x कितना है 10 है ना, जब मेरी लेंथ कितनी है 10 है, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन x की वैल्यू आपने रख दी 10, दैट विल बी 3.6। क्या हो जाएगी यूनिट? इट विल बी, एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर में ना, अपॉन टाइम, टाइम t है ना, टाइम है, टाइम के रिस्पेक्ट में करो तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम हो जाएगी, ठीक है जी। देयरफॉर आपका ds बाई dt फाइनली आ गया, रेट ऑफ चेंज एट x इक्वल्स टू 10 is 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम क्यों लिख दिया? पर सेकंड होगा, पर सेकंड, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। चलिए कॉपी करेंगे इसको। अच्छा, यहां पर एक चीज का इस्तेमाल हुआ है क्या? इंक्रीजिंग, मैंने अभी भी कहा था इंक्रीजिंग एट अ रेट, मतलब v इंक्रीज कर रहा है। अगर v इंक्रीज कर रहा है टाइम के बढ़ने पे, तो ये पॉजिटिव लिया जाता। अगर यहाँ डिक्रीजिंग होता तो मैं क्या लेता? इसको माइनस में लेता। किस में लेता? माइनस में लेता, अगर डिक्रीजिंग लिखा होता तो। कौन कर रहा है? v, जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पे? t पे, फाइन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at a speed of 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तुमने देखा होगा ना, अगर आप क्या करते हो, एक लेक पे पत्थर आपने अगर ड्रॉप करा तो क्या होता है? रिपल्स उठते हैं इस तरीके से ना, लहरें से निकलने लगती है। ऐसा होता नहीं होता? इस तरीके से ऐसे ना आपका रेडियस बढ़ता रहेगा और सर्कल्स बनते रहेंगे इस तरीके से, क्लियर है? तो रेडियस का बढ़ने का जो चेंज है वो आपको दे रहा है इस क्वेश्चन में। आपको बोल रहा है किस रेट से रेडियस बढ़ रहा है। A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in a circle at a speed 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको ना चीजें यूनिट देख के भी समझनी है, क्या दे रहा है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये क्या दे दिया 4 सेंटीमीटर पर, तो 4 क्या है? सेंटीमीटर है पर सेकंड, ठीक है। तो आप बताओ सर्कल में कौन सी डायमेंशन आपको पता होती है? रेडियस ही तो पता होती है, एक लेंथ ही तो होती है बस, उसकी रेडियस ही तो होती है, ठीक है। या किस चीज सेंटीमीटर में होगा? क्या क्या चीजें सेंटीमीटर में हो सकती है सर्कल में? दो चीजें, रेडियस, डायमीटर, ठीक है, दोनों चीज सेम सेम है, ठीक है, डबल कर दो डायमीटर है। या दूसरी चीज आपका सरकमफ्रेंस, दूसरी चीज आपका क्या है? सरकमफ्रेंस। ये भी तो किस में होती है? सेंटीमीटर में ही तो होती है। स्क्वायर में क्या होता है? केवल आपका एरिया होता है। स्क्वायर में क्या होता है? आपका एरिया होता है। तो ये आपको बता रहा है कि एक आपने पत्थर फेंका, तो जो आपका जो लेक है उसमें क्या होने लगा? आपका वेव्स उठने लगी। किस फॉर्म में कर रही थी? सर्कल्स के मुंह में फॉर्म कर रही थी, सर्कल्स की फॉर्म में आपको मूव कर रही थी। किस स्पीड से? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब आपका पहला ये 4 सेंटीमीटर है, फिर अगला फिर क्या 4 सेंटीमीटर, फिर अगला 4 सेंटीमीटर, फिर अगला 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से मूव कर रही है। 4 सेंटीमीटर करके हर सेकंड में 4 सेंटीमीटर कर रही है। कर ही नहीं कर रही तो क्या होगा? पहले 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल, फिर कितना का हो जाएगा आपका? 8 का, फिर कितने का हो जाएगा? 12 का। इस तरीके से चीजें चल रही हैं आपकी, ठीक है जी। फिर आपसे बोलते हैं व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल वेव कितना है? जब उसका रेडियस 10 रहा होगा, कितना रहा होगा?
10 रहा होगा, तब बताओ एट दैट इंस्टेंट आप क्या बता दो कि भैया एरिया कितना रहा होगा, एरिया किस रेट से आपका इंक्रीज कर रहा है, एरिया किस रेट से आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो बता दो आप। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो भाई निकाल लेते हैं इसको। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, लेट एरिया ऑफ सर्कल को आप किससे डिनोट कर लो, बी ए, एंड रेडियस ऑफ सर्कल कितना मान लो बी आर। ठीक है, हमें गिवन क्या बच्चे, हमें गिवन है क्या, हमें गिवन है डी आर बाई डी टी। क्या गिवन है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना गिवन है आपको, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको गिवन है, डी आर बाई डी टी आपको गिवन है। ठीक है, नाउ एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये जो सर्कल्स बन रहे हैं आपके, अलग अलग सर्कल्स बनते आ रहे हैं, 4 सेंटीमीटर पे इतना था एरिया, अगले में इतना बढ़ गया। ठीक है, तो आपसे बोलता है कि रेडियस जब 10 होता है तो एरिया कितना बढ़ रहा है, तो एरिया आपका कितना बढ़ा। ठीक है, तो डी ए बाय डी टी फाइंड आउट करोगे। आपसे क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा जी आपका 2 पाई आर इंटू डी आर बाय डी टी। आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपसे यही तो बोल रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस 10 है, जो एरिया है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। आप डी ए बाई डी आर मत निकालना, इसने तुमसे ये नहीं बोला कि रेडियस के रिस्पेक्ट में, इसने बोला रेट किस रेट से आपका इंक्रीज कर रहा है। जब किसी रेट से बोलता है तो आई टोल्ड यू गाइस, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम है। क्या है बच्चा आपका, टाइम। अनटिल अनलेस वो बोल नहीं रहा। ठीक है, तो किसके रेट से, आपका टाइम के रिस्पेक्ट से आपको बताना है एरिया किस रेट से, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम एरिया कितना इंक्रीज कर रहा है जब आपका रेडियस 10 है। ठीक है, ये आपको बताना है, इंस्टेंटली आपका उस पॉइंट पे बताना है। तो ये हो जाएगा भाई डी आर बाई डी टी की वैल्यू डाल दो, कितनी हो जाएगी आपकी 4। और हमें कब बताना है, ये डी ए बाई डी टी कब बताना है, जब आपका आर क्या रहा है, 10 रहा है। आर क्या रहा है, 10 रहा। तो वैल्यूज डाल दो, 2 इंटू पाई इंटू 10। डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है बच्चे आपकी, 4 है। तो डी ए बाई डी टी, एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं, पाई में है या कन्वर्ट कर दिया है, चेक करोगे, पाई में ही है। तो इट विल बी 80, 4 टू 8, 80 पाई क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। पहले एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी, फिर टाइम की दैट इज सेकंड। ठीक है जी, चलो कॉपी करिए। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, इतू से इतना हो गया तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट एग्जांपल से। तो आपसे बोलता है द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। देखो एक नया कंसेप्ट आ गया, इसलिए बोल रहा है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे बोलता है आपका ना, हम क्या कर रहे हैं, आपका एक रेक्टेंगल है, एक्स उसकी क्या है, ये लेंथ हो गई, ब्रेड्थ क्या है बच्चे इसकी, या विड्थ क्या है इसकी, वाई है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इसकी लेंथ को क्या कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, इसकी लेंथ को क्या कर रहे हो, छोटा कर रहे हो। ठीक है, लेंथ को छोटा करोगे और इसकी जो ब्रेड्थ है वो क्या कर रहे हैं हम, विड्थ को हम इंक्रीज कर रहे हैं, विड्थ को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ ऐसा हमने कर दिया। ठीक है, आपने करा इसकी लेंथ को छोटा करा और विड्थ को बढ़ा दिया, ये तो करा आपने। ठीक है, तो कुछ ऐसा आप कर रहे हो, और ये भी बता रहे किस रेट से बढ़ा रहे हो और घटा रहे हो, किस रेट से आप लेंथ को बढ़ा रहे हो, किस रेट से आप विड्थ को घटा रहे हो, सॉरी किस रेट से आप लेंथ को घटा रहे हो, किस रेट से आप विड्थ को बढ़ा रहे हो। तो किस रेट से बोला तो मतलब क्या दे रहा है, dx ओवर dt दे रहा है। ठीक, जिसके बारे में रेट बता रहा है, किसका रेट बता रहा है आपका, किस रेट से उसे बढ़ाया घटाया जा रहा है, तो एक्चुअल में dx ओवर दैट क्वांटिटी, मतलब दैट क्वांटिटी दे रहा है, दैट इज dx बाय dt का मतलब x किस रेट से बढ़ रहा है घट रहा है, y किस रेट से बढ़ रहा है घट रहा है, dy बाय dt वो बताएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां में क्या गिवन है, रेक्टेंगल ऑफ लेंथ x and y of length x सेंटीमीटर and width y सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपको क्या देता है, आपको दे रहा है बच्चे dx बाई dt, क्या दे रहा है, dx बाई dt। ध्यान से देखो dx बाई dt कितना दे रहा है हमें, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। बट ये क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है, तो जब भी डिक्रीज होता है हम क्या लेते हैं, माइनस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं बच्चे इसको, माइनस में लिखेंगे। मैंने अभी अभी आपको इनिशियली जब बताया था, क्या बात बताई थी कि आपका जब भी x इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका dy/dx आप कर रहे हो और x आपका बढ़ रहा है और y घट रहा है, तो आप क्या, सॉरी x बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर मैं बोलता हूँ कि भैया आपका x बढ़ रहा है, x के बढ़ने पर, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो, टाइम के बढ़ने पर, जैसे वहां पे हम देख रहे हैं टाइम के बढ़ने पर आपका y क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा था। टाइम बढ़ रहा था बट आपकी लेंथ घट रही है, तो आप dy/dx को क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो। तो वैसे ही आप यहाँ पे क्या करने वाले हो बच्चे, आप dx/dt को लोगे नेगेटिव -3 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड dy/dt क्या हो जाएगा, मतलब विड्थ क्या हो रही है, विड्थ समय के बढ़ने पे विड्थ बढ़ रही है, दैट विल बी 2 सेंटीमीटर पर मिनट, पॉजिटिव का रहेगा। किसका रहेगा आपका बच्चे, पॉजिटिव में। टाइम यहाँ मिनट में दिया है, याद रखना, ठीक है जी। किस में दे रखा है आपको, मिनट में। अब आपसे बोलता है व्हेन x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, जब आपका x 10 है y 6 है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर पे चेंज आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला बताना चाहिए, ठीक है जी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को आप क्या मान लो, p मान लो। क्या होता है बेटा वो, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, लेंथ और ब्रेथ को ऐड करता हो, 2 से मल्टीप्लाई करता हो, मतलब 2x x प्लस x 2x y प्लस y 2y, ठीक है। तो आपका पेरीमीटर हो गया। अब आपको क्या निकालना है जी, dp/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है। तो dp/dt, फर्स्ट पार्ट ये आपका, तो dp/dt क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, x का डेरिवेटिव dx/dt प्लस y का dy/dt। हमें dp/dt निकालना है, तो 2 इंटू dx/dt की वैल्यू कितनी है बच्चे आपकी, -3 प्लस इसकी कितनी है 2, तो dp/dt जब x कितना है, x कितना ले रहे हो आप बेटा 10 एंड y कितना ले रहे हो आप 6, तो कितना होगा -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1 इंटू 2 -2। यहाँ पे कहीं आपको एक्स वाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, बट हाँ इसका आप चाहे कुछ भी ले लो, आप कोई लेंथ ब्रेथ ले लो, आपका जो पेरीमीटर है वो इसी रेट से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेगेटिव में क्या कर रहा है आपका, इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2, क्या लिखो यूनिट, सेंटीमीटर पर मिनट। पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर एक तरीके की लेंथ ही तो होती है, लेंथ को तो ऐड करो, तो देयरफॉर perimeter of rectangle decreasing at rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। बात समझ में आती है, नेगेटिव साइन नहीं लगाए, डिक्रीजिंग का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव हो गया, क्लियर है। अब एरिया पे बात कर लेते हैं जी, इसके ए पार्ट हो गया, बी पार्ट पे हम बात करते हैं एरिया पे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, इसको मैंने ए मान लिया, जो किसके बराबर होगा x इंटू वाई के। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है, dA/dt फाइंड आउट करना है। तो बच्चे यहाँ क्या लग जाएगा आपका, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx/dt, y को एज इट इज रखेंगे, प्लस फिर x को ऐसे ही रखोगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम dy/dt। क्लियर है जी बात। अब मुझे करना है dA/dt निकालना है, कब बेटा, जब आपका x कितना है, x is 10 एंड y कितना है आपका 6 है, y कितना है आपका 6 है, तो रख देते हैं वैल्यू। dx/dt की वैल्यू कितनी थी बच्चे, -3, y है आपका 6, x की वैल्यू कितनी है 10, dy/dt कितना है आपका 2 है, तो कितना हो जाएगा -18 + 20, द फाइनल आंसर इज 2, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। ये आपका क्या निकला, dA/dt कब, जब x आपका 10 है और y आपका जब 6 है, ठीक है। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो जाएगा। फाइन, समझ में आ रही बात, कॉपी कर लेंगे, चलो इसको। चलिए
नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल नंबर 5। कॉमर्स वालों को थोड़ी खुशी मिलेगी क्योंकि रेट ऑफ चेंज जैसे आपका मैं बता रहा हूँ ना हेल्प करता है बताने में कि भैया किस रेट से चीज़ें बढ़ रही हैं घट रही हैं। जैसे कोई स्टॉक है किस रेट से जाएगा ऊपर किस रेट से नीचे आएगा, भाई डेरिवेटिव लग रहा है वहां पे, भाई तुम ये मजाक में समझो, ठीक है। तो चलो यहाँ देखो, द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम गिवन बाय। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है एग्जांपल, आपका ना नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब कुछ कोई भी एक चीज बनाई जा रही है एक्स यूनिट्स, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, पंखे टीवी कूलर कुछ भी बना रहे हैं, एसी बना रहे हैं, आजकल गर्मी बहुत लग रही है भाई साहब, ठीक है। तो आपका एक्स यूनिट्स एसी बन रहे हैं, एक्स यूनिट्स क्या बन रहे हैं, नंबर ऑफ एसीज बन रहे हैं, ठीक है। उसकी जो कॉस्ट है उन सबकी क्या है, कॉस्ट है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है ना वो इस फंक्शन के द्वारा दी जा रही है। अगर एक बन रहा है तो एक यहां रखो, आपको उसकी एक की कॉस्ट आ जाएगी, दो रखोगे दो की कॉस्ट आ जाएगी, क्लियर है। आपसे बोलता है क्या निकालो, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। आपसे क्या बोलता है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिन्स आपने सुना होगा ना, मार्जिन्स क्या होते हैं, आप बोलते हो ना कि भैया कुछ एक्स्ट्रा ये कॉपी बना रहे हो या फिर आप कुछ बना रहे हो तो थोड़े मार्जिन छोड़ देना उसमें, क्या छोड़ देना थोड़े, या टीचर बोलता है कि भैया तेरी कॉपी है तो जब तुम लिख रहे हो तो थोड़ा मार्जिन छोड़ दो, यहाँ पे साइड में क्या छोड़ दो, थोड़ा मार्जिन, थोड़ा जो एक्स्ट्रा छोड़ दो, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। तो उसी से ये चीज आ रही है, मार्जिनल कॉस्ट की उत्पत्ति होती है। कॉस्ट मतलब कितना पैसा लगा, मार्जिनल मतलब आपका एक्स्ट्रा थिंग, मार्जिनल मतलब आपका एक्स्ट्रा थिंग। इसका मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब समझना, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब समझो, जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे तो प्रोडक्शन के दौरान किसी एक पॉइंट पे हम ये जानना चाहते हैं कि किसी एक यूनिट के बनने की कॉस्ट कितनी होगी। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। जब मैं पर्टिकुलर टाइम की बात करता हूं तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, इंस्टेंटेनियस, क्या निकाल रहा हूं, इंस्टेंटेनियस आप कॉस्ट निकाल रहे हो किसी प्रोडक्ट की, समझ में आ रही है। जहां पे इंस्टेंटेनियस वर्ड आ जाता है वहां पे आप क्या कर रहे हो, तो डिफरेंशिएट कर रहे होते हो, क्या कर रहे हो, तो डिफरेंशिएट। तो वहां पर ये बोल भी रहा है जो तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या करोगे, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप उसे डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर विद रिस्पेक्ट टू द, ये जो आपका फंक्शन है ना इसको किसके रिस्पेक्ट में करोगे। यहां पर हम टाइम नहीं बता रहे, हम क्या करना चाह रहे हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या निकालना चाह रहे हैं, कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं। तो जिसकी आप कॉस्ट निकालना चाह रहे हो दैट इज एक्स, क्या है आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स है, कितने यूनिट्स आप लेना चाह रहे हो, कितने यूनिट्स की आप कॉस्ट निकालना चाह रहे हो, उससे आप क्या कर दोगे, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे। इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन, इस फंक्शन को आप क्या मांग सकते हो, कॉस्ट फंक्शन हो गया, सी मान लिया, ये लिखा हुआ है सी एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, मार्जिनल कॉस्ट। बात समझ में आती है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या निकाल रहे हो आप, मार्जिनल कॉस्ट क्या है चीज है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे थे किसी एक यूनिट की क्या कॉस्ट निकलेगी, मतलब उस यूनिट की क्या कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो वो आप निकाल रहे हो बाय द डिफरेंशिएटिंग द कॉस्ट फंक्शन जो आपको मिल रहा है। तो आपको बोल भी रहा है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। बात समझ में आती है जी आपको, ठीक है। सो या ये भी कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है आपका, किसी एक पर्टिकुलर यूनिट, एक यूनिट के बनने से आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो बदलाव आता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। निकालने का तरीका क्या है आपका, डिफरेंशिएट हम करेंगे जो आपका कॉस्ट फंक्शन है उसको हम किससे, विद रिस्पेक्ट टू द टोटल यूनिट्स आप जो बना रहे हो उससे, क्लियर है बात। तो जी हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या था, हमारा कॉस्ट फंक्शन था आपका 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। तो मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा बेटा, इट विल बी 0.005 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.002 इंटू 2x, ठीक है, इंटू कर देते बिकॉज यहाँ डेसिमल भी है ना, प्लस x का डेरिवेटिव 1 होता है 30, ठीक है। अब आपको कब निकालने को बोल रहा है, जब आपने कितने यूनिट्स बनाए हैं, 3 यूनिट बनाए हैं, तो आपको क्या बताना है, मार्जिनल कॉस्ट बतानी है, कब, जब आपका x कितना है बच्चे, आपका 3 है, x इज 3, x कितना है आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे वैल्यू 0.05 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 0.02 इंटू 2 इंटू
3 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा जी आपका 27, 5 7 जा 30, 5 कितना 135.135 नहीं यार, हाँ जी 3 पे 0.135 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 1 8 सॉरी 3 to 6 होगा ना, ये तो नहीं 12.12 प्लस 30, अच्छा ये माइनस भी है ना, ये माइनस हो रहा है फाइन, तो 0.135 में से 0.12 माइनस करेंगे कितना बचेगा 0.015 बचेगा ना, 0.015 बचेगा ना बेटा, हाँ तो फिर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 30.015, ये आ रहा आपका, जो मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ रही है इतनी आ रही है, ठीक है। तो देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट इज, बुक में आपका अप्रोक्सीमेशन में दे रखा मार्जिनल कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली रुपीज 30 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 2 कर लेते हैं, ठीक है 30.02, समझ में आ रही बात, कॉपी कर लेंगे। नाउ द लास्ट एग्जांपल वी हैव इज टोटल रेवेन्यू दे रहा है आपको, इससे पहले क्या दे रहा था मार्जिनल कॉस्ट दे रहा था, मतलब अगर आपने 100 प्रोडक्ट बनाए तो 100 लिखो, 100 की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है आपको, कितना रेवेन्यू आप इकट्ठा कर रहे हो, कितना रेवेन्यू मतलब क्या होता है, जो पैसा आपके पास आ रहा होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है जो तुम खर्च कर रहे होते हो, ठीक है। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल एक्स प्रोडक्ट्स को, कुछ यूनिट्स आप बेचते हो, मतलब आपने एसी की कुछ यूनिट्स बेची हैं और उन्हें बेचने के बाद आपको इतना रेवेन्यू मिल रहा है, तो रेवेन्यू जितना ही मिल रहा है उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जितना आप बेचते जाओगे इस फंक्शन में एक्स की जगह वैल्यू डालते रहो, आपको उतनी मिलेगी। अगर तुमने 100 एसी बेच दिए, 100 यहाँ पे डालो तो उतने का क्या मिल जाएगा, तुम्हें रेवेन्यू मिल जाएगा। तुम्हें क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये वही बात हो रही है मार्जिनल कॉस्ट की तरह कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूनिट की सेल कर रहे हो तो उसकी सेल से उस टाइम पे, उस मोमेंट पे क्या टोटल रेवेन्यू पे इंपैक्ट पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। जैसे वहां पे मार्जिनल कॉस्ट है एक पर्टिकुलर यूनिट की के फॉर्मेशन से प्रोडक्शन टोटल ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो मार्जिनल कॉस्ट हो रहा था, यहाँ पे ये मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का तरीका क्या होता है, आपका जो रेवेन्यू फंक्शन है, मतलब कितना टोटल आपने क्या करा है, एक्स यूनिट को बेच के कितना कमाया है, पैसा इकट्ठा करा है, सेल से इकट्ठा करा है, ये वो फंक्शन है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, इस फंक्शन को आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, यू विल गेट मार्जिनल रेवेन्यू, आपको क्या मिल जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाता है, ठीक है। और आपको बोलता है मार्जिनल रेवेन्यू कब निकालना है, जब आपकी वैल्यू कितनी है जी, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है, तब निकालने को बोल रहा है। तो ये डिफरेंशिएट करोगे आप इसको, 6x प्लस 36 प्लस 5, अब इसकी जगह आप जहां जहां एक्स है वहां क्या रख देंगे आप, अच्छा सॉरी 3 इंटू 2x प्लस 36 रह जाएगा, ठीक है। 5 का तो जी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 3 2 6, x कितना रखना है 5 प्लस 36 कितना हो जाएगा बच्चा आपका 6 5 30, 30 प्लस 36 विल बी 66। तो देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ रहा है आपका, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 5 यूनिट्स इज ₹66 आ रहा है, ठीक है। तो कॉपी करेंगे इसको पॉज करके, एंड ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो क्लास लेंगे हम क्या करेंगे, उसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।